तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है इसमें बेसिकली पास्ट पेपर्स के जो क्वेश्चंस हैं एक्टिव पैसिव के वो मैं आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ। अब मैंने हर पेपर से 5-5 सवाल नहीं लिए, पहले पेपर से तो मैंने लिए हैं, पहले 2 से, लेकिन दूसरों से मैंने अब क्योंकि कुछ रिपीट होते हैं। रिपीट कैसे कि जैसे पहले पेपर में आप सवाल देख लें आई विल, ये फ्यूचर का गया, अब दूसरे पेपर में भी ऐसा फ्यूचर टेंस का था, फ्यूचर सिंपल का, तो मैंने उसे हटा दिया। यहाँ कोई जैसे पहले आ गया ये कंटिन्यूस वाला है प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो मैंने जो वहाँ पर भी प्रेजेंट कंटिन्यूस के ऐसे स्ट्रक्चर वाले थे वो नहीं की, क्योंकि मैंने आपको स्ट्रक्चर वाइज करवाए हैं। अगर आपने वो वीडियोस देखी हैं तो आपको वैसे ही मसला होने वाला नहीं, लेकिन फिर भी पास्ट पेपर्स में आपको इसीलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि सवाल कैसे हल होने हैं या कैसे होंगे या पेपर्स में किस तरह के आए हैं। ठीक है, हमारा पहला सवाल है, इसको हमें एक्टिव से पैसिव में करना है। आर दे प्लेइंग मैच अगेंस्ट देम। सबसे पहले आपको मैंने बताया है एक्टिव पैसिव में आपको टेंस पहचानना होता है। टेंस कौन सा है? ये आर हेल्पिंग वर्ब है, आपको पता है इज, एम, आर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। ये देखिए इन फॉर्म ऑफ वर्ब भी लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जब आप करोगे तो क्या होगा? बीइंग ऐड होगा और स्ट्रक्चर आपकी सवाल वाली ही रहेगी। अब दे हमारा सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पहचानिए कौन सा है? प्लेइंग। प्लेइंग क्या कर रहे हैं? मैच। प्लेइंग क्या कर रहे हैं? मैच। अब मैच सिंगुलर है, आपका सब्जेक्ट आएगा मैच, तो क्या होगा? इज। ये सिंगुलर के साथ लगता है, इज अ मैच। अब आप क्या लगाओगे? बीइंग। ये मैंने आपको एक्टिव पैसिव की जो वीडियो करवा रहा था तब उसमें मैंने आपको सारे स्ट्रक्चर्स बताए थे। इज द मैच बीइंग प्लेड। अब आप अगेंस्ट देम को यहीं पर लगा दो, यहाँ बाद में लगा दो, आपकी मर्जी। मैं यहीं लगा देता हूँ, इज द मैच बीइंग प्लेड अगेंस्ट देम अगेंस्ट बाय दे। ठीक है, सॉरी बाय देम हो जाएगा क्योंकि ये सब्जेक्ट था, अब ये ऑब्जेक्ट केस में चला गया। इज द मैच बीइंग प्लेड अगेंस्ट देम। अगर आप सेंटेंस को यहीं पर ख़त्म कर देते हो तब आपकी मर्ज़ी है, अगर आप बाय देम लगा देते हो तो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, ये आप इसके बाद भी लगा सकते हो, इज द मैच बीइंग प्लेड बाय देम अगेंस्ट देम। ठीक है, तो पेपर में उसने ये वाला हटा दिया था, तो आप भी भले से हटा दें, बस ऐसे लिखते हैं, इज द मैच बीइंग प्लेड अगेंस्ट देम। ठीक है, तो आपने टेंस पहचाना, उसके रूल के हिसाब से चेंज कर दिया और कोई मुश्किल बात नहीं है। ही वाज गिवन अनदर चांस बाय हिज एम्प्लॉयर। वाज है, वाज के साथ क्या है? गिवन। अब आपको मैंने पहले ही बताया था कि वाज के साथ हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तभी लगता है जब वो पैसिव में हो, तो ये हमारा पैसिव का सेंटेंस है। ये देखिए वाज के साथ गिवन लगा हुआ है और बाय के बाद हमारा ये एग्जाम्पल और बाय लगा है, तो ये क्या है? हमारा पैसिव वाइज है। आपने कैसे पहचाना? कोई भी टेंस ऐसा नहीं है जिसका वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगे। वाज और वर्ब यूज़ होता है आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, वहाँ पर वाज और वर्ब के साथ इन फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन फॉर्म तो नहीं है ना, तो यहाँ पर ये पैसिव वाइज है। अब इसको आप एक्टिव में कैसे ले जाओगे? कुछ नहीं करना आपको पता है कि जो भी हम पास्ट सिंपल का पास्ट सिंपल का पैसिव वाइज करते हैं तो हम उसमें वाज और वर्ब यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? वाज और वर्ब विथ थर्ड फॉर्म। अब बीइंग यहाँ नहीं है ना, तो ये क्या? इसका मतलब है कि ये पास्ट कंटिन्यूस में नहीं है, क्योंकि वाज के साथ अगर बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती तो ये होता पास्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वाइज। लेकिन क्योंकि इसमें सिर्फ वाज यूज़ हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब ये पास्ट सिंपल का पैसिव वाइज है। ठीक है, तो आपको बस इस सेंटेंस को पास्ट सिंपल में ले जाना है। आपको पता है बाय के बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल है, तो आपको सिंपली इसे सब्जेक्ट में रखना है। ये ऑब्जेक्ट है, पैसिव वाइज में एक्टिव वाइज में हो जाएगा सब्जेक्ट इज एम्प्लॉयर। ठीक है, इज एम्प्लॉयर। अब आपका आएगा, आपको पता है कि पास्ट सिंपल जो टेंस है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? सब अफर्मेटिव की, पहले सब्जेक्ट, फिर आपका एक्टिव वर्ब नहीं आता, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, उसके बाद आपके ऑब्जेक्ट या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सब्जेक्ट आ गया, अब आप वर्ब की सेकंड फॉर्म रखोगे। गिवन थर्ड फॉर्म है, गिव फर्स्ट फॉर्म होती है, गेव सेकंड फॉर्म होती है, गिवन थर्ड, तो गेव हम यहाँ पर रखेंगे गेव, ये सेकंड फॉर्म है। हिज एम्प्लॉयर गेव
अब आपका यहाँ पर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो आपको पता है पैसिव वाइज में जो हमारा सब्जेक्ट की जगह पर आता है वही ऑब्जेक्ट होता है। अब ही क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में चला गया था, जब ऑब्जेक्टिव केस में चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, हिम। हिज एम्प्लॉयर गेव हिम, अब आप अपनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो, एनदर चांस। ठीक है, कोई मसला नहीं है। अगर आपने हमारी वीडियोस देखी हैं जिनमें मैंने इसीलिए टेंसेस करवाया, आपको स्ट्रक्चर वाइज करवाए, एक्टिव पैसिव करवाया, स्ट्रक्चर वाइज करवाया, और इनडायरेक्ट नरेशन कराया वो भी स्ट्रक्चर वाइज करवाया। मैंने आपको खाली ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं करवाया, मैंने पूरे आपको स्ट्रक्चर्स करवाए हैं ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आपने देखा वाज के साथ गिवन है वर्ड की वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये पैसिव वाइज आया है आपके पास। जैसे एक्टिव में ले जाओ, क्या करो, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये आपका यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा एक्टिव वाइज में। जैसे क्योंकि एक्टिव से पैसिव में जाते हैं तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, तो जब पैसिव से एक्टिव में आएंगे तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म में चली जाएगी, और आपका जो इधर सब्जेक्ट की जगह पर है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाएगा। ठीक है, हिज एम्प्लॉयर गेव हिम अनदर चांस, सिंपल है और इसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ जाएगा। He would highlight the core issues of the society. He would highlight the core issues of society. अब इसमें मॉडल वर्ब यूज़ हुआ है, मैंने आपको बताया मॉडल वर्ब में क्या होता है, सिंपली आप इसके बाद बी लगा देते हो, बाकी आपका सेम रूल्स फॉलो होते हैं। सब्जेक्ट पहचानो, ये पूरा सब्जेक्ट होगा, सॉरी ऑब्जेक्ट, द कोर इश्यूज ऑफ द सोसाइटी, ये पूरा का पूरा आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं, द कोर इश्यूज ऑफ द सोसाइटी। अब टेंस पे सॉरी टेंस नहीं है क्योंकि मॉडल वर्ब में, तो क्या होगा, द कोर इश्यूज ऑफ द सोसाइटी वुड बी वर्ब कौन सा है आपका, हाईलाइट, इसकी थर्ड फॉर्म होगी हाईलाइटेड। द कोर इश्यूज ऑफ द सोसाइटी वुड बी हाईलाइटेड बाय, ये हमारा हो गया। अब बाय हम आप लगाओ ना लगाओ आपकी मर्जी है, लेकिन यहाँ तक तो आपको लाजमी करना है। द कोर इश्यूज ऑफ द सोसाइटी वुड बी हाईलाइटेड बाय। ठीक है, ये भी हमारा हो गया। अभी आई विल फिनिश दी वर्क टुमारो, विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया, फ्यूचर सिंपल टेंस, किस में जाएगा, विल के साथ क्या लगेगा, बी, विल के साथ बी लगेगा। तो ये आपका द वर्क सब्जेक्ट की जगह, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा। दी वर्क विल बी फिनिश हो जाएगा क्योंकि थर्ड फॉर्म लगेगी। दी वर्क विल बी फिनिश्ड टुमारो, मैं से पहले लगाता हूँ, आप बाद में भी लगा सकते हो। द वर्क विल बी फिनिश्ड टुमारो, यहाँ तक भी आपका सेंटेंस सही है। बाय मी लगा देता हो, आपकी मर्जी है, बाय मी, ये सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट की जगह पर आ गया, बाय लगा कर मी लगा दिया। ठीक है, तो ये आप पर है, कितना सिंपल था, आपने टेंस पहचाना, उसकी स्ट्रक्चर से हिसाब से कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब लेट नॉट हिज इंसल्टिंग वर्ड्स बी माइंडेड, लेट नॉट हिज इंसल्टिंग वर्ड्स बी माइंडेड। अब इस पेपर में इसने क्या किया है, दो पैसों वाइज दे दिए हैं उनके एक्टिव, मैंने पिछले साल वाला देखा था, उसमें एक ही था, सॉरी उसमें नहीं था, हाँ पिछले, बाकी जो उससे पहले हैं उनमें उन्होंने काफ़ी दिए हैं। ठीक है, मेरे पास क्योंकि 24 वाला है, 25 वाले मेरे पास पेपर नहीं थे, यानी जो बुक के 2015 पेज के थे। आई डोंट नो कि अभी क्योंकि सिंगल्स में ऐसा होता है कि बुक 2 के 25 की होती हैं तो उसकी टेस्ट 2 के 24 में होती है, तो मे भी ये लास्ट ईयर के हो, तो वो तो मुझे अभी कंफर्म नहीं है। बहरहाल ये कहीं पास पेपर 2 2024 के फेज़ 1 की। ठीक है, तो ये पैसे वाइज हैं। और लेट मैंने आपको बताया था, जब इम्परेटिव सेंटेंसेस के हम करते हैं ना तभी वो लेट लगाते हैं, यानी ये इम्परेटिव सेंटेंस का पैसे वाइज है। तो उसका एक्टिव की स्ट्रक्चर क्या होती है, पहले आपका वर्ब होता है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, और फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब इसमें वर्ब पहचानिए क्योंकि ये पैसे वाइज चला गया है, तो ये वर्ब हो गया आपका। ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट की जगह पर चला आता है। ठीक है, पैसे वाइज में वो भी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिज इंसल्टिंग वर्ड्स, हिज इंसल्टिंग वर्ड्स, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमने वर्ब भी आइडेंटिफाई कर लिया, ऑब्जेक्ट भी आइडेंटिफाई कर लिया एक्टिव वाइज के लिए। और लेट आपको पता है इम्परेटिव सेंटेंस। और नॉट, नॉट यानी क्या हो गया, ये नॉट क्या होगा, मतलब ये नेगेटिव है, नाकारी जुमला है हमारे पास। ठीक है,
तो अब मैंने आपको बताया था कि इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो कौन से होते हैं। ओपन द डोर, ओपन फर्स्ट फॉर्म क्या है, प्रेजेंट सिंपल। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल। तो जब अब क्योंकि ये नाट है, नाट के साथ आपको पता है प्रेजेंट सिंपल में जब हम एक्ट वाइज लिखेंगे अफर्मेटिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट सिंपल की, वो क्या है, नेगेटिव स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, सॉरी मेरा मतलब है नेगेटिव स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पर नाट है। तो आपका पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डू या डज आएगा, डू या डज, फिर नाट आता है, फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, सॉरी वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट तो होता नहीं, देखिए इसमें भी सब्जेक्ट नहीं था, ठीक है। तो आप यहाँ से शुरू करोगे, डू नाट, क्या लगाया हमने, डू नाट। अब आप क्या लगाओगे, वर्ब, माइंडेड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड, आप लगाओगे फर्स्ट फॉर्म, डू नाट माइंड, डू नॉट माइंड। अब आप अपना ऑब्जेक्ट लगाओगे, ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट था, वहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, डू नॉट माइंड इज इंसल्टिंग वर्ड्स। देखिए सिंपल था थोड़ा, हाँ इसमें है कॉम्प्लिकेशन, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। लेट आया, समझ जाइए, इम्परेटिव सेंटेंस है। फिर आप इसका ऑब्जेक्ट पहचानिए, ऑब्जेक्ट यानी जो उसका एक्ट वाइज में था, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट अब सब्जेक्ट की जगह पर प्लेस हुआ होगा, ठीक है। तो लेट के बाद नाट होगा और कुछ नहीं होगा, तो ये जो वाला पार्ट होगा ना, वर्ब से पहले या बी से पहले, लेट के बाद बी से पहले वाला पार्ट आपका ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, और वर्ब आपका। तो इसको आप कैसे करोगे, आप पहले अपना वर्ब रखोगे, वर्ब के बाद आप अपना क्या रखोगे, ऑब्जेक्ट रखोगे, उसके बाद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी तो वो वहाँ से छोड़ दोगे। अब लेट नॉट हिज इंसल्टिंग वर्ड्स बी माइंडेड, आपका वर्ब था माइंड, माइंड हिज इंसल्टिंग वर्ड्स ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट माइंड हिज इंसल्टिंग वर्ड्स। अब डू नॉट क्यों लगाया, क्योंकि लेट नॉट था, यानी निगेटिव सेंस में था, तो इसीलिए डू नॉट लगा दिया। अब डू क्यों लगाया साथ में, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल में होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस, तो उसके लिए हमने हेल्पिंग वर्ब डू लगाया, ठीक है। उम्मीद है आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। आप इसमें परेशान मत होइएगा जो हमने लेट वाला भी किया, क्योंकि इसमें जो बाकी ऑप्शन गिवन थे ना, वो पढ़कर ही आप समझ जाओगे ये गलत है, ये अगर आपने स्ट्रक्चर सही से पढ़ी है तो। अब है हमारे पास आवर टीम स्कोर्ड 350 रन्स, आवर टीम सब्जेक्ट, स्कोर्ड वर्ब, 350 रन्स ऑब्जेक्ट, ये पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, सब कुछ आपको आ गया। अब स्कोर्ड वर्ब की कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, पास सिंपल है तो बाद और वर लगेगा। अब आपका ऑब्जेक्ट आएगा पहले, 350 रन्स हैं, प्लूरल हैं तो वर लेगा, 350 रन्स वर स्कोर्ड, थर्ड फॉर्म भी यही होता है, सेकंड भी यही होता है। अब आप ये लगाओ, 350 रन्स वर स्कोर्ड इन द इंटर कॉलेज क्रिकेट टूर्नामेंट बाय अवर टीम, यहाँ आप लगाओ कि 350 रन्स वर स्कोर्ड बाय अवर टीम in the inter college क्रिकेट टूर्नामेंट, ठीक है। तो अब आपके ऊपर है कि आप बाय अवर टीम सब्जेक्ट पहले लेकर आते हो या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पहले लेकर आते हो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने, ये आप पर है, ठीक है। उसके बाद है प्लीज़ गिव मी योर पेन एंड टेक योर सीट। अब ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इसने क्या किया है, प्लीज़ गिव मी यूर पेन एंड टेक यूर सीट। अब रिक्वेस्ट है, एक ये रिक्वेस्ट दी हुई है और ये यहाँ पर आर्डर दी दिया, ठीक है, ये की रिक्वेस्ट और ये किया आर्डर, तो इसमें क्या हो गया, एक कन्फ्यूजन है, ठीक। इसमें आपको कंफ्यूज होना नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। इसमें आप क्या करोगे, यूर, इसको सब्जेक्ट की जगह पर ले आओगे, यू, अब गिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल, तो ये इस में आर लेगा, तो यू के साथ क्या लगता है, आर, यू आर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट कर रहा है तो क्या लगेगा, रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी यूर पेन
and take your seat. You are requested to give your pen and take your seat. देखिए ये थोड़ा कन्फ्यूजन क्वेश्चन था, पहले मैंने भी देखा तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन थोड़ी रिसर्च करने के बाद मैंने इसका ये पेज वाइज देखा है। तो हो सकता है ऐसे सवाल नहीं आए, क्योंकि ये जो पास पेपर्स हमारे पास हैं वो भी तो लड़कों के कंपाइल किए हुए हैं, यानी स्टूडेंट्स के, क्योंकि आउट ऑफ पेपर कभी कभी नहीं होता। तो मैं भी इतना कोई आपको डिफ़िकल्ट सवाल ना आए, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया ताकि आपकी हेल्प हो जाए अगर आ जाता है तो। समवन हैज़ स्टोलन माई वॉलेट, हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज़ बिन या हैव बिन यूज़ होगा और कुछ नहीं होगा। माई वॉलेट हैज़ बिन स्टोलन बाय समवन। अब मैं देखो बार बार आपको कहता हूँ कि ये आप लगाओ या ना लगाओ आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि पेपर में कभी कभी एग्जामिनर ऑप्शंस में ये लगवाता है, कभी नहीं लगवाता। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका कोई इशू नहीं है। हाँ, अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप कोई बात नहीं, ये वाला भी करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। माई वॉलेट हैज़ बीन स्टोलन। वी एक्सपेक्ट एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट रिगार्डिंग दी फॉरेन पॉलिसी। अब वी सब्जेक्ट, एक्सपेक्ट फर्स्ट फॉर्म आप वर्ब में, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं तो प्रेजेंट सिंपल है। काफ़ी प्रेजेंट सिंपल क्या है, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और आपका फ्यूचर सिंपल टेंस और इम्परेटिव सेंटेंस, ये काफ़ी आए हैं। ठीक है ना, इम्परेटिव भी इतना नहीं आया, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर सिंपल, ये काफ़ी बार आए हैं। ठीक है, तो इन पे फोकस रखिएगा। वी एक्सपेक्ट एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट रिगार्डिंग दी फॉरेन पॉलिसी टुडे। अब ये पूरा का पूरा आपका ऑब्जेक्ट है, देखिए कितना बड़ा है। ठीक है, तो इसको कैसे करोगे आप, एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट रिगार्डिंग दी फॉरेन पॉलिसी इज एक्सपेक्टेड टुडे बाय अस। वही इसमें चला जाएगा, क्योंकि वही सब्जेक्टिव केस हैं, एस ऑब्जेक्टिव केस हैं। यहाँ तक आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट था, ये आपकी यूँ समझ लें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी तो उसे मैंने वर्ब के बाद लगा दिया। एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट रिगार्डिंग द फॉरेन पॉलिसी इज़ एक्सपेक्टेड टुडे बाय अस। ठीक है, तो ये आपके काफ़ी सवालात हो गए हैं, काफ़ी डिफरेंट टेंसेज, इम्परेटिव सेंटेंसेज, और उसके अलावा भी कुछ आपके कवर हो गए हैं। बाकी तो आपने वीडियोस देखी हुई हैं हमारी, तो आप उनमें से कर लोगे इंशाल्लाह। दी एल्डर्स डिज़र्व लिसन टू फ्रॉम अस। अब ये क्वेश्चन पे भी मुझे शक था कि हो सकता है ये गलत हो, मैंने इसका फिर भी रिसर्च करके एक पेसो वाइज निकाला है, आप इसे याद कर लो। अगर ये सेंटेंस आ जाते हैं तो आप इसको कर लेना। दी एल्डर्स मस्ट बी लिसन्ड। अब मुझे इसका ये पेज वाइज मिला था, इंटरनेट पे भी मैंने सर्च किया तो मुझे यही मिला। तो अगर ये सेंटेंस आ जाए तो आप इसको कर लेना। मुझे कहीं पे इसकी अच्छी एक्सप्लेनेशन नहीं मिली जो मैं आपको बता सकूँ इसी वे में, तो इसलिए अभी मैं आपको नहीं बता रहा। ठीक है, तो बाकी आप इसको देख लें थोड़ा सा कि कैसे मतलब इसका क्या होगा। दी एल्डर्स डिज़र्व लिसन टू फ्रॉम अस। अब ये सेंटेंस में ही मुझे शक हो रहा था। ठीक है, तो दी एल्डर्स मस्ट बी लिसन्ड, ये इसका पेज वाइज है अकॉर्डिंग टू डेट पेपर, डेट वाज प्रोवाइडेड टू मी। अब हम आगे बढ़ते हैं। द ओल्ड लेडी टचड एंड पेटेड द काउ। अब इसमें दो वर्ब्स हैं, टचड एंड पेटेड। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये आपका सब्जेक्ट है, ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं, और ये क्या है आपकी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा दी काउ। अब टचड एंड पेटेड, सॉरी टचड एंड पेटेड। अब ये भी सेकंड फॉर्म है, ये भी सेकंड फॉर्म है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल है तो किस में जाएगा, वाज वर्ब में। दी काउ वाज टचड, टचड का सेकंड फॉर्म भी है, थर्ड भी है, एंड इसका भी थर्ड फॉर्म यही है, पेटेड बाय दी ओल्ड लेडी। इसमें और कुछ नहीं, बस कंफ्यूजन के लिए दो वर्ड्स दे दिए थे इसमें, और कुछ भी नहीं है। अब आइए, दी स्टूडेंट्स आर से डेकोरेटिंग दी स्टेज फॉर एनुअल डे। अब आर वर्ब बीइंग फॉर्म एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस तो बीइंग लग जाएगा। डेकोरेट क्या कर रहे हैं, दी स्टेज इज बीइंग
डेकोरेटेड, डेकोरेट कौन कर रहे हैं, बाय द स्टूडेंट्स, क्यों कर रहे हैं, फॉर एनुअल डे सेलिब्रेशंस। ठीक है, तो ये इसका सिंपली था और कुछ नहीं था। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पहचाना, उसमें बीइंग लगाकर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाकर, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लाकर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पुट करके हमने इसका पेशवाइज कर दिया। क्या इसमें मुश्किलात हैं, कुछ भी नहीं है। अगर आपने वीडियोस देखी हैं, मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आपकी अगर संडे को टेस्ट है ना, तो आपको फ्राइडे को और सैटरडे को एक्टवाइज पेशवाइज की भी पूरी वीडियो देखें और नरेशन की भी पूरी वीडियोस देखें, क्योंकि कुल मिलाकर भी 3 घंटे में आप सारी वीडियोस देख लोगे। तो इससे क्या होगा, आपकी रिवीजन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगी। तो ये आप पर डिपेंड करता है आप करते हो या नहीं। दे हेल्ड अ मीटिंग वेरी अर्ली, हेल्ड है वर्ब की सेकंड फॉर्म और कोई वर्ब नहीं है और हेल्पिंग वर्ब, तो ये क्या होगा, पास्ट सिंपल। अब देखिए कितने पास्ट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूएशन के कितने सवाल आ रहे हैं। इवन दो मैंने रिपीटेशंस को काफ़ी इग्नोर किया है कि जो सेम सेंटेंस के आ रहे थे उनको मैं निकाल दूं, बाकी आपको इन्हीं के कराऊं। तो फिर भी क्योंकि इन टेंसेस के इतने ज़्यादा क्वेश्चन है तो मैंने इनके 2 2 3 3 रखे हैं। ठीक है, दे हेल्ड अ मीटिंग वेरी अर्ली, अ मीटिंग आपका क्योंकि ऑब्जेक्ट है यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाएगा। वाज क्योंकि पास सिंपल है तो वाज वर्ब लगता है। अ मीटिंग वाज हेल्ड बाय देम, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चलाया, वेरी अर्ली। अब ये यहाँ पर लगाओ, यहाँ बाय देम से पहले लगाओ, आपकी मर्जी है। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। अब जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि उस सेंटेंस में क्या था, वाज था, वर्ब की थर्ड फॉर्म थी। मैंने आपको बताया वाज वर्ब के थर्ड, वाज और वर्ब के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो वो पैसिव वाइज होता है। क्या होता है, पैसिव वाइज। तो अब आपको इसको एक्टिव में करना है। अब रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, रोम आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वाज आपको बता रहे हैं कि ये पास्ट सिंपल का टेंस है तो पास्ट सिंपल का डिड है, और क्योंकि यहाँ पर नॉट है तो नेगेटिव स्ट्रक्चर में, तो वैसे भी क्या स्ट्रक्चर होती है पास्ट सिंपल की, सब्जेक्ट डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब देखिए ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं या नहीं। वर्ब फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म है, इससे बिल्ट इन, इसका फर्स्ट फॉर्म होगा बिल्ड। ऑब्जेक्ट ये जो है रोम आपका इधर आपका एक्टिव वाइज में ऑब्जेक्ट बन जाएगा क्योंकि पैसिव वाइज में ये सब्जेक्ट के तौर पे काम करता है। डिड आपके पास हेल्पिंग वर्ब अवेलेबल है, नॉट आप लगा दोगे, बाकी क्या है सब्जेक्ट। यहाँ पर देखो सब्जेक्ट है, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, इन अ डे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, आपका जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन या प्रोनाउन होता है, ये बात भी आप याद रखिए। सब्जेक्ट एक नाउन या प्रोनाउन होता है और अगर वो पेशवाइज में होता भी है तो बाय के बाद आता है। यहाँ पर ना तो नाउन प्रोनाउन है और ना ही बाय के बाद आया है। बाय कहीं पर बाय नज़र आ रहा है, इधर नहीं ना। तो अब आप क्या कर सकते हो, ऑप्शंस में जो आपको जब देगा ना एग्जामिनर वो देगा। अब इस क्वेश्चन में उसने 4 ऑप्शंस दिए थे, एक तो बिल्कुल ही बेकार था, वो तो पढ़ के आप समझ जाओगे कि ये तो नहीं होगा। ठीक है, बाकी के मैं उसमें दे यूज़ किया था, क्या यूज़ किया था, दे। ठीक है, दे, क्योंकि ऑप्शन में दे था इसीलिए मैंने दे कर रहा हूँ। वहाँ पर कोई और होता जैसे दी किंग या दी एम्परर, तो वो उस ऑप्शंस पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपको पता है पैसिव वाइज में सब्जेक्ट जो है लिखना कंपलसरी नहीं होता, तो इसमें बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं। अब इसमें भी सब्जेक्ट नहीं है लेकिन ऑप्शन में उसने दिए थे, उसने दे यूज़ किया था, तो आप क्या करोगे, दे कंसीडर करके सब्जेक्ट आ गया, बाकी चीज़ें आपके पास पड़ी हैं। दे डिड लगाकर नॉट, दे डिड नॉट बिल्ड, अब ऑब्जेक्ट आपका रोम, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इन वन डे, दे डिड नॉट बिल्ड रोम इन वन डे। अब देखिए अगर आपको ये स्ट्रक्चर ही नहीं आएगी तो पैसिव वाइज से एक्टिव वाइज में आप जाओगे ही नहीं, आपकी 1 मार्क कम हो जाएगी और जो ये 1 मार्क लेगा उसकी CPN आपसे बढ़ जाएगी और उसको आपसे अच्छा डिपार्टमेंट मिल जाएगा। इसीलिए मैंने इंग्लिश पे इतना टाइम लगाया है, लेकिन आपने मुझको इतना रिस्पॉन्स नहीं दिया। मे भी कोई मुझ में हो फिला हो, कोई मुझ में गलती हो, लेकिन मैंने आपको बार बार कहा था कि मुझे फीडबैक भी दें। अगर आपको कोई टीचिंग वे से कोई मसला है या कोई और मसला है तो वो बताएं। अब वो तो आपको पता होगा, लेकिन जिन्होंने स्ट्रक्चर्स पढ़ी होगी, ये वीडियोस देखेंगे एग्जाम्पल वाली उनकी, तो एक अच्छी सी रिवीजन हो जाएगी और पेपर में भी उनका माइंड ओपन रहेगा। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं था, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा सब्जेक्ट है क्या लगाएं। ठीक है,
तो अब आपका आखिरी सवाल है हु टॉट यू इंग्लिश। ये भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। हु टॉट यू इंग्लिश, हु वाले क्वेश्चन हैं। अब टॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर यूज़ है। अब सेकंड फॉर्म मुझे कैसे, क्योंकि उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये क्या हो गया, पास्ट सिंपल। फिर से पास्ट सिंपल आ गया। अब इसमें एक और कंफ्यूजिंग बात है जो शायद आपको भी पता ना चले, ठीक है। यू और इंग्लिश ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। तो उसके दो करेक्ट सेंटेंसेस बन सकते हैं। क्या, दो पेसो वाइज में स्ट्रक्चर्स इसकी बन सकती हैं। पहले तो हु को कन्वर्ट करते हैं हम, क्या होगा, बाय होम। आपको पता है जब हु वाले क्वेश्चन आते हैं WH फैमिली वाले, तो उनका यही कर्म कन्वर्ट करते हैं, बाय होम। अब यहाँ तो आप यू को करोगे या आप इंग्लिश को करोगे, क्योंकि क्वेश्चन वाले सेंस में है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। अगर आप यू को पहले लेते हो, पास्ट सिंपल है, जब ये पेस वाइज में जाएगा तो वर या वाज लगेगा। यू के साथ कौन सा लगता है, वर, लेकिन वर पहले आएगा यू से, क्योंकि क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ले जाओगे आप भी। बाय होम वर यू टॉट इंग्लिश। मैंने क्या किया, हु को कन्वर्ट किया बाय होम, ये सब्जेक्टिव केस था, ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। बाय होम वर, बाय होम को मैंने यहाँ नहीं लिखा है, इसमें से नहीं होगा, ये यहीं पे लगेगा। बाय होम वर यू क्यों, क्योंकि आपका पास सिंपल टेंस का सेंटेंस है, तो इसमें बाद में वर हेल्पिंग वर्ब यूज होगा पेसो वाइज में, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन वाला सेंस है तो सब्जेक्ट ये आपका यू है, तो उससे पहले आएगा वर, इसीलिए मैंने वर पहले लगाया। बाय होम वर यू टॉट इंग्लिश, बाय होम वर यू टॉट इंग्लिश, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने क्या किया, हु को कन्वर्ट किया बाय होम, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस था, ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। लेकिन ऑब्जेक्टिव केस को WH फैमिली का क्वेश्चन है तो बाहर ही लगेगा। वर मैंने पहले लगाया इससे, क्योंकि क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। ये देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है, हु टॉट यू इंग्लिश, किसने तुम्हें इंग्लिश पढ़ाई, ठीक है, इसीलिए मैंने वर पहले लगाया। बाय होम वर यू टॉट इंग्लिश, तुम किसके ज़रिए, तुम किसके पास इंग्लिश पढ़े थे, ठीक है, इस हिसाब से। अब इसका दूसरा सेंस कैसे बनता है, जब आप इंग्लिश को ऑब्जेक्ट लोगे, तो ये कैसे बनेगा, बाय होम आपका सेम रहेगा। अब आपका इंग्लिश है, इंग्लिश पहले लाओगे सब्जेक्ट की जगह, बाय होम इंग्लिश, इंग्लिश के साथ क्या लगेगा, वर लगेगा या वाज, क्योंकि इंग्लिश सिंगुलर है तो वाज। बाय होम वाज इंग्लिश टॉट टू यू, ठीक है। अब डिफरेंस देखें, सब्जेक्ट चेंज हुआ आपका, यहाँ पर यू, यहाँ पर इंग्लिश, तो ये दोनों स्ट्रक्चर सही हैं। अब पेपर वाले ने उसने जो दिया था ना करेक्ट ऑप्शन, उसने कौन सा दिया था, ये वाला दिया था। अब चारों ऑप्शंस में ये कहीं भी नहीं था, ठीक है, क्योंकि उसको पता था कि ये दोनों सही हैं, तो उसने एक को ही रखा। तो अब वो हो सकता है आपको ये वाला दे दे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। WH फैमिली है, उसको सब्जेक्ट केस को ऑब्जेक्टिव केस में ले जाओ, टेंस पहचानो, उस हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाओ, क्योंकि क्वेश्चन है तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगा। आप अपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर ले आओ, वर्ब की शॉर्ट फॉर्म लगा दो, और कुछ भी नहीं है। तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। इस साल माजरत के साथ वैसे हमें भी कुछ देर हो गई थी, कुछ हमारे पर्सनल इश्यूज़ भी थे, पर्सनल काम भी थे, जिनकी वजह से हमारा टाइम गया, और हम शायद मैं भी आपको उतना टाइम नहीं दे पाया हूँ जितना मैं दे सकता था। तो उम्मीद है अगले साल यही वीडियोज़ आपके बहुत काम आने वाली हैं। आपने टेस्ट से, यानी आपके जो दोस्त होंगे जिनकी टेस्ट की तैयारी होगी, या कोई आपके रिश्तेदार होंगे, तो आप उन्हें पहले ही बता सकते हो। मेरी रिकमेंडेशंस ये ही हैं, जो सिंध यूनिवर्सिटी की तैयारी करते हैं ना, वो भी सिंध यूनिवर्सिटी की टेस्ट को सीरियसली लें। एटलीस्ट 5 to 6 मंथ्स तो प्रिपरेशन को देनी चाहिए, अगर आप वाकई सीरियस हैं और कोई अच्छा डिपार्टमेंट लेना चाहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ यूनिवर्सिटी के 4 साल नहीं हैं, ये 4 साल जो यूनिवर्सिटी वाले अगले आपके होने वाले हैं, यही आपकी 60 साल की जो पूरी ज़िंदगी होने वाली है, या उससे ऊपर अल्लाह को लंबी उम्र दे, उसका फैसला करेंगे। तो डिपार्टमेंट अपना वाइजली चूज़ कीजिएगा।